हेलो एवरीवन। जैसा कि हम आपको पिछले टर्न डे 95, डे 96, डे 97, डे 98 में बहुत सारे जजमेंट राइटिंग जो शुरू के 95 और 97 96 में क्रिमिनल की हमने जजमेंट राइटिंग आपको सिखाई। फिर 97, 98 में हमने सिविल और टीपीए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड जजमेंट राइटिंग आपको बताई सिखाई। अब कुछ जनरल टर्म्स हैं जो आते हैं जजमेंट राइटिंग से रिलेटेड या ऑर्डर लिखने से रिलेटेड या एप्लीकेशन से रिलेटेड। बहुत सारी मिसलेनियस बातें हैं जो पेपर में आपके आती हैं, जिनमें से एक प्रश्न हम आपके सामने, ये प्रश्न नंबर संख्या 12 है। इंग्लिश मीडियम दोनों, चूँकि बाईलिंगुअल ये जजमेंट राइटिंग है, तो ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है मैटर जो है जिसको आपका निर्धारित करना है। ए हैज़ प्रीफर्ड अ सिविल सूट बिफोर द कोर्ट ऑफ सिविल जज, ये इंग्लिश का मैटर है। चैलेंजिंग एन ऑर्डर डिसमिसिंग हिम फ्रॉम सर्विस एज अ कॉन्सिक्वेंस टू डिसिप्लिनरी एक्शन। ये तमाम मैटर इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये मैटर है। ए अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप उसे बर्खास्त किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए सिविल न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष एक सिविल वाद लाता है। क्या है वाद देखें। नियोक्ता बी द्वारा इस आधार पर वाद पत्र को नामंजूर करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन क्या है ये मैटर। इस पेज से फिर आप इधर आ जाइए, उस पेज के आगे का यहाँ पर है। उस पेज पर आप कहाँ तक पहुँच चुके थे। 1998 के आदेश, 1908 के आदेश, 8 के बाद यहाँ पर है आदेश 7 नियम 11 के उपबंधों के अनुसार आवेदन करता है कि ये वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है। उपरोक्त के आलोक में लिखिए। क्या लिखना है आपको। 2 पॉइंट में इस प्रश्न को तोड़ दिया गया है। पहले मैटर समझ लें आप क्या हुआ है इसमें एग्जैक्टली एक व्यक्ति है ए, उसको अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप बर्खास्त किया गया है, और बर्खास्त किसने किया है। बर्खास्त करने वाला व्यक्ति जो है बी है, जो कि नियोक्ता है। ए ने वाद किया कि हमको गलत तरीके से बर्खास्त किया गया है, और जो बी है नियोक्ता, वो कह रहा है कि जो ये ए हैं इनका जो वाद दाखिल किया है कि हमें गलत तरीके से बर्खास्त किया गया है, ये वाद विधि द्वारा वर्जित है। इसलिए इनके विधि द्वारा वर्जित वाद होने की वजह से इस वाद को क्या कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। ये मांग किसकी है, बी की। आपको क्या करना है, बी की ओर से 2 चीज़ें लिखना है। पहली बात, बी की पहले पॉइंट में बताया गया, बी की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के उपबंधों के अनुसार एक आवेदन देना है। समझ पा रहे हैं मैटर आप। बी की ओर से पहले तो आप एक ये आवेदन दीजिए कि जो ये व्यक्ति ए था, जिसको अनुशासनात्मक कार्रवाई के अनुसार डिसिप्लिन तोड़ने के दंड स्वरूप इसको नौकरी से बर्खास्त किया गया था, ये ठीक था। और जो ए ने बी के खिलाफ वाद दाखिल किया है कि इनको नियोक्ता बी ने गलत तरीके से बर्खास्त किया था, तो आप क्या कर रहे हैं, बी जो नियोक्ता बी है उसने आपको हायर किया हुआ है
आप उसकी तरफ से क्या कर रहे हैं, एक आवेदन दे रहे हैं। कहाँ आवेदन देना है आपको, बी की ओर से आवेदन देंगे आप, पहले समझ लें। सबसे ऊपर आप लिखेंगे आदेश 7 नियम 11 के उपबंधों के अधीन वाद पत्र को नामंजूर करने के लिए आवेदन पत्र। सबसे ऊपर लाइन जो लिखते हैं आप जब कोई आवेदन देते हैं तो सबसे ऊपर आप लिखते हैं आप किस मामले से संबंधित वाद आवेदन दे रहे हैं। सबसे पहले लाइन ये लिखी जाती है। अगर आपसे कहीं पूछा जाए, प्रश्न बहुत तरह के आ सकते हैं प्रोसीजर में। आवेदन लिखने को आ सकता है, प्रार्थना पत्र लिखने को आ सकता है, जजमेंट लिखने को आ सकता है, ऑर्डर लिखने को आ सकता है, वाद पत्र जो आपका विभागक तत्व हैं उनको उनका स्थिरीकरण आ सकता है, या मामले से संबंधित प्रश्नों को से संबंधित अवधारित प्रश्न या अवधार प्रश्नों को बनाने के लिए आपसे मैटर पूछा जा सकता है। इसीलिए हम हर तरह का एक एक प्रश्न आपको करा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं आवेदन देना है तो आवेदन में सबसे पहले आप लिखते हैं कि आप किस आदेश या किस धारा या किस नियम के अंतर्गत आवेदन दे रहे हैं, और उसके बाद आप न्यायालय का नाम लिखते हैं। न्यायालय श्रीमान सिविल जज जूनियर डिवीज़न, क्योंकि आप आवेदन दे रहे हैं निरस्त करने के लिए, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आप किस जज के सामने ये आवेदन देंगे। तो जूनियर डिवीज़न उसके नीचे आप ज़िला मेंशन कर देते हैं जिस ज़िले का भी केस है। फिर वाद संख्या का लिखने का तरीका ये है, XYZ कुछ भी लिख दीजिए, ऑब्लिक करके आप साल का नाम लिखते हैं। फिर आप शुरू करते हैं, लेफ़्ट साइड में आप वादी का नाम, उम्र, निवास स्थान ये सब लिखते हैं और डैश डैश करके वादी लिख देते हैं। फिर बनाम लिखते हैं बिल्कुल मिडिल में। फिर लेफ़्ट साइड में प्रतिवादी का नाम लिखते हैं, उम्र लिखते हैं, निवासी लिखते हैं, मतलब कारोबार लिख सकते हैं, जगह लिखते हैं, ज़िला मतलब लिखते हैं। फिर डैश डैश करके आप राइट साइड में प्रतिवादी लिखते हैं। वादी प्रतिवादी का जब आप विवरण दे देंगे, इसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे कि प्रार्थी कथन करता है। आप क्या हैं, बी की ओर से, जो नियोक्ता बी है उसकी ओर से आवेदन दे रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, प्रार्थी कथन करता है। क्या कथन करता है, कथन आपका ये होना चाहिए कि वादी का वादपत्र विधि के प्रावधान द्वारा वर्जित है। वादपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन विचारणीय और पोषणीय नहीं है, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता केवल सिविल प्रकृति के वादों पर ही विचार करती है, जो कि आप बता देंगे विवरण की धारा, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 में ये बात बताई गई है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आप सिर्फ वो मामले लाएं जो सिविल प्रकृति के हैं। उपरोक्त वाद सिविल प्रकृति का नहीं है, अतः वाद पत्र विधिक प्रावधान द्वारा वर्जित है। कहाँ वर्जित किया गया है, आदेश 7 नियम 11 में। आप पूरा विवरण देते हैं कि आप चूँकि आप ये चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसको बर्खास्त किया गया है ए को, आप चाहते हैं कि जो ए ने वादपत्र प्रस्तुत किया है न्यायालय के समक्ष, आप चाहते हैं कि उसका वादपत्र निरस्त कर दिया जाए। तो आप निरस्त कैसे करेंगे ये समझ लें। वादपत्र निरस्त करने के लिए ये मैटर पूरा हमने बता दिया आपको। आप पूरा बताते हैं, पहले आप ये बताते हैं कि ये क्यों वाद निरस्त किया जाना चाहिए, पहले ये मैटर आप बताते हैं। फिर उसके बाद ये बताते हैं आप कहाँ किस जो CPC है, सिविल प्रक्रिया संहिता है, उसमें कहाँ पर, एक सेकेंड, उसमें कहाँ पर जो है आपके वाद को वर्जित किया गया है, वो पूरा विवरण दे देते हैं। जैसा कि बताया गया है कि अगर कोई भी वाद विधि द्वारा वर्जित है तो वो आ जाता है आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत। ये पूरा विवरण दे देते हैं और आपने आवेदन दे दिया कि इस मामले को क्या किया जाना चाहिए, वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जाना चाहिए। फिर आप आ जाते हैं
एक तो एक जो प्रश्न संख्या 12 जो हमने शुरू की थी उसका एक तो उत्तर हो गया ये आपके सामने। टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, 1 मिनट आप रुकें। 12वां प्रश्न जो हमने आपको सामने बताया उसका बी पार्ट ये है कि जो आपने आवेदन दिया है उपरोक्त आवेदन को स्वीकृत करने का आदेश। अभी तक आप आवेदक थे, आप अधिवक्ता थे, आपने आवेदन दिया था, अब आप जज की तरह काम करेंगे और उस आवेदन को जो आपके समक्ष दिया गया था, जो कि आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत था, उसको आप स्वीकार करने का आदेश लिख के दें। बी प्रश्न है उपरोक्त आवेदन को स्वीकृत करने का आदेश। अब आप आदेश कैसे लिखेंगे? सबसे पहले उत्तर में आप आदेश का नाम लिख देंगे, किससे मतलब ये किससे संबंधित आदेश दे रहे हैं। आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन को स्वीकृत करने का आदेश। हेडिंग डालेंगे आदेश। हेडिंग डालने के बाद आप लिखना शुरू करेंगे। आदेश में क्या लिखेंगे आप? वादी का, ये प्रॉपर तरीके से चल नहीं रहा है, वादी का वाद पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता। आदेश में आप लिखना शुरू किए हैं वादी का वाद पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के अंतर्गत सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता केवल सिविल प्रकृति के वादों को ही विचारणीय तथा पोषणीय मानती है। अतः वादी का वाद पत्र सिविल प्रकृति का वाद न होने के कारण सेवा संबंधी मामला है, जो इस संहिता के अधीन विचारणीय व पोषणीय नहीं है। वादी का वाद पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत विधि द्वारा वर्जित है। अतः उपरोक्त आधारों पर वाद पत्र नामंजूर किया जाता है। देखिए, हालांकि यहाँ पर इन्होंने जो न्यायाधीश महोदय हैं इन्होंने ये लिखा है सिविल प्रकृति का नहीं है, इसलिए पोषणीय नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक त्रुटि ये है, यहाँ पर अगर आप नोट्स को ध्यान से देखें कि ये कह रहे हैं सिविल, क्योंकि ये सेवा संबंधी मामला है। तो सेवा संबंधी मामले हालांकि सिविल प्रकृति के मामले होते हैं। तो आप ये सेंटेंस ये शब्द लिखने से बचें इसमें कि सेवा संबंधी नहीं है, ये ना लिखें इसमें। सेवा संबंधी मामला जो होता है वो सिविल प्रकृति का होता है। तो ये इन्होंने त्रुटि की है, ये आप नहीं करेंगे। आप सिंपल ये लिख देंगे क्योंकि ये सिविल जो मैंने अवलोकन किया ये तमाम इसके अनुसार वही सिविल प्रकृति का मामला नहीं दर्शित हो रहा है, इसलिए ये सिविल प्रक्रिया द्वारा पोषणीय नहीं है। अतः ये आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत विधि द्वारा वर्जित है। अतः उपरोक्त आधारों पर वाद पत्र नामंजूर किया जाता है। नीचे डेट लिखेंगे, ऊपर हस्ताक्षर लिखेंगे, हस्ताक्षर के लिए जगह छोड़ेंगे ABC की। फिर नीचे मोहर लगी होती है जहाँ पर जज का जो होती है सिविल जज, जूनियर जिस रैंक का जज होता है और ज़िला का नाम होता है सिविल जज जूनियर डिवीज़न, ब्रैकेट में लिख देंगे आप, नीचे ज़िले का नाम लिख देंगे। कहने का मतलब है जो अनुशासनात्मक कार्रवाई A के विरुद्ध की गई थी उसके वाद को आप, उसने बेचारे ने वाद प्रस्तुत किया कि हम अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंतर्गत हमें बर्खास्त ना किया जाए। आप हमें बी के सपोर्ट में पहले अधिवक्ता बने, आपने आवेदन दिया कि बी के जो वाद है उसको निरस्त कर दिया जाए क्योंकि वो सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। उस मामले में आपने आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत पैरवी की। फिर आपको न्यायाधीश बनाया गया, न्यायाधीश बनके आपने आदेश लिख दिया, वो भी न्यायाधीश बनके भी आपने बी के सपोर्ट में ही जो नियोक्ता बी था उसके सपोर्ट में निर्णय दिया है तमाम दस्तावेजों को देखते हुए, और ए को राहत नहीं मिली है, जिसको बर्खास्त किया गया था उसको राहत नहीं मिली।
अब ये प्रश्न संख्या 13 देख रहे हैं आप। इसमें हुआ क्या है, एक एफआईआर लॉन्च हुई है। मैटर को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एफआईआर में धारा, इंग्लिश में मैटर ये पहले है 419 आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 के अंतर्गत और 438 के अंतर्गत मामला आ रहा है। ये हिंदी के लोगों के लिए है, ये पढ़ दे रहे हैं हम आपको। थाना सिविल लाइंस प्रयागराज में ए पर धारा 419, 420, 467, 468 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध करने का आरोप लगाते हुए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ए अपनी गिरफ्तारी की आशंका पर जमानत स्वीकार करने हेतु निर्देश प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता प्राप्त एक सत्र न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत आवेदन करता है। प्रतिपक्ष द्वारा की जा सकने वाली सभी संबंधित प्राथमिक आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त आवेदन पर आदेश लिखिए। मैटर को समझ लीजिए। डिफरेंट तरह के हम प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं जिससे आपको मदद मिल सके। किसी भी तरह का कोई प्रश्न आपके सामने अचानक आ जाए तो आपका उसका बेहतरीन तरीके से उत्तर लिख सकें, क्योंकि ये जजमेंट राइटिंग एक आर्ट है। हालांकि इतनी जल्दी इसको सिखा पाना बड़ा मुश्किल काम है, मगर फिर भी अगर आप हमारे जितने भी हम वीडियो बना रहे हैं 95 डे से लेके 100 डे तक, 95, 96, 97, 98, 99, 100, इन 5-6 दिन के वीडियो से आप पूरी तरह से किसी भी तरह का प्रश्न आएगा आप लिखने में सक्षम हो जाएंगे और फुल मार्क्स आप पाएंगे। और बहुत मायने रखती है ये जजमेंट राइटिंग, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, आप अपने हिसाब से लिख देते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। इस मामले में हुआ क्या है, एक व्यक्ति है जो प्रयागराज का निवासी है, जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468 के अंतर्गत एक मुकदमा लिखाया गया है, एफआईआर की गई है और उसको लग रहा है कि अब पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। तो जो आपकी दंड प्रक्रिया संहिता है सीआरपीसी, इसमें धारा 438 है जिसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है। अग्रिम जमानत या तो सेशन न्यायालय देता है या उच्च न्यायालय देता है। तो ये व्यक्ति सेशन न्यायालय की सेशन न्यायालय की अंतर्गत अग्रिम जमानत का आवेदन दिया है और आवेदन इसने किया है कि हमको पर ये मतलब इस तरह से आवेदन करते हैं आप कि हम पर ये जो धाराएं लगाई गई हैं ये गलत हैं और हमें पुलिस किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तारी के समय हमको अगर गिरफ्तार करने पुलिस आती है तो हमें अग्रिम जमानत दी जाए, हमें गिरफ्तार ना किया जाए, हमें गिरफ्तार से बचाया जाए, गिरफ्तारी से बचाया जाए। इस आधार पर धारा 438 सीआरपीसी के अंतर्गत आवेदन किया जाता है। आप प्रतिपक्ष में हैं, आप इस पार्टी के अपोजिट हैं। अब आप प्रतिपक्ष द्वारा आप क्या करेंगे, इस तरह से निर्णय लिखिए। आपसे निर्णय निर्णय नहीं, जजमेंट लिखवाया जा रहा है कि जो अगर इसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया तो होगा क्या, प्रतिपक्ष द्वारा की जा सकने वाली सभी संभावित प्राथमिक आपत्तियों को, अगर इसका आवेदन स्वीकार कर लिया तो प्रतिपक्ष को क्या आपत्तियां होंगी, क्या परेशानियां होंगी, उसके चूँकि वो भी आवेदन देगा कि इनको जमानत नहीं मिलना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए इस आवेदन के आधार पर आप एक जजमेंट लिखिए, ऑर्डर लिखिए। अब आप ऑर्डर लिखते हैं, सबसे पहले आप न्यायालय का नाम लिखेंगे। इन्होंने नहीं लिखा है, आप लिखेंगे न्यायालय का नाम। फिर आदेश लिखते हैं आप नीचे, प्रार्थी ए जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468 के अपराधों का आरोपी है। भारतीय दंड संहिता के उक्त अपराध जमानती प्रकृति के अपराध है। वस्तुतः जमानत का दिया जाना एक सामान्य नियम है और जमानत न दिया जाना एक अपवाद है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रार्थी ए को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का आदेश दिया जाता है और प्रतिपक्ष के द्वारा किए गए सभी दावों को
कि आदतन अपराधी है, क्रमिक अपराधी है इत्यादि को खारिज किया जाता है। कहने का मतलब है उसने व्यक्ति ने अग्रिम ज़मानत का आवेदन किया, दूसरे व्यक्ति ने उसकी ज़मानत को अग्रिम ज़मानत ना देने के लिए पैरवी की है। आपने दोनों को मामले देखे हैं। प्रतिपक्ष कह रहा है कि आदतन अपराधी है या लगातार ये अपराध करता है, तमाम अपराधों में संलिप्त है। आपने सारी चीज़ें जब देखी तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगा, इसलिए आपने क्या किया है, अग्रिम ज़मानत को मंजूर कर दिया है। इसमें एक त्रुटि ये है कि आप सबसे उत्तर में सबसे ऊपर आप लिखते हैं, क्योंकि ये आवेदन क्या गया, कहाँ किया गया है, आप सबसे ऊपर लिख दें जिला एवं सत्र न्यायालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश, फिर आदेश नीचे लिखें, फिर लेफ़्ट साइड में आप दिनांक डाल देते हैं, राइट साइड में आप जैसा कि हस्ताक्षर के लिए जगह छोड़ते हैं, फिर नीचे जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है, क्योंकि ये अग्रिम ज़मानत जिला एवं सत्र न्यायाधीश दे रहा है। नीचे ज़िले का नाम लिख देते हैं जिस ज़िले से संबंधित वो मामला होता है। हालांकि बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, सिर्फ आपको हमने इसमें पूरे वीडियो में या तो बताया है कि आवेदन किस तरह से किया जाता है। ठीक, ये अनुशासन, यहाँ से प्रश्न शुरू हुआ था, यहाँ से मैटर आपका शुरू हुआ था, अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित मामला था ये, यहाँ से मैटर शुरू हुआ था ये। इसके दो पार्ट थे कि एक में आपको आवेदन लिखना था, दूसरे में आपको आदेश लिखना था। तीसरा प्रश्न ये था, एक प्रश्न के दो पार्ट हमने कराए, दूसरा प्रश्न या तीसरा प्रश्न कह लीजिए, जिसमें बहुत सारे आक्षेप लगाए गए थे, और जिस पर आक्षेप लगाए गए, आरोप लगाए गए थे, वो व्यक्ति क्या किया, सेशन न्यायालय के समक्ष आया और उसने कहा कि हमको अग्रिम ज़मानत चाहिए। तो आपने धारा 438 के अंतर्गत, CRPC धारा 438 है, उसके अंतर्गत अग्रिम ज़मानत प्रदान कर दी। इस तरह से ये छोटे छोटे मामले आ जाते हैं। ये इतना पूरा अगर कॉम्पैक्ट आप कर दें तो ये पूरा कॉम्पैक्ट मैटर है, ये है पूरा कॉम्पैक्ट मैटर। ठीक, यहाँ से शुरू हुई कार्रवाई और यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गई, ये पूरा मैटर है। तो इस तरह से 4 पेज का ये मैटर था, संक्षिप्त मैटर था। आपको क्या करना है, इस मैटर को अच्छे से तैयार कर लेना है। कोई भी अगर आपको असुविधा हो रही है तो हमारा नंबर है 9450770672। आप बिंदास हमसे बात कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं पर आप फंस रहे हो, कोई भी क्यूरी हो, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, हम आपकी मदद करेंगे। क्योंकि इस टाइम अब आपके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या किसी नोट्स में कोई दिक्कत आ रही हो तो हमने आपको डे 1 से लेके डे 73 तक पूरा मैटर हमने UPHJS या UPPCSJ का पूरा A to Z मैटर दिया है विद केस लॉज। 2018 से 2021 तक के सारे केस लॉज हमने डिस्कस किए हैं, अपनी सारे सेक्शंस पढ़ाए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट 21-22 लॉ हैं आपके पास UPPCSJ मेंस में और या UPHJS मेंस में। लगभग 21-22 लॉ हो जाते हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर। पूरे लॉ हमने आपको पढ़ा दिए हैं डे 1 से लेके डे 73 में। पूरा मैटर है, कंप्लीट मैटर है। हर मैटर के वीडियो के साथ हमने एक PDF लगा दिया है। हर वीडियो को जब आप चलाएंगे तो आप मोर लिख के आता है, मोर को टच करिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF लगा हुआ है। हमने बताया है, बेहतर तरीका है पढ़ाई करने का कि PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए और फिर मैटर को पढ़िए। जब आपके समझ में आ जाए तब वीडियो को कंटिन्यूसली चलने दीजिए, तो आपको वो चीज़ उसी दिन 100% याद हो जाएगी। तो पूरा कहने का मतलब है डे 1 से लेके डे 73 तक हमने पूरा आपको सब्जेक्ट वाइज मैटर दिया है। प्लेलिस्ट भी बना दी है सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट है। हमारे वीडियो में जाके हमारे चैनल का भी नाम हमने अपने वीडियोस में दिया है @ लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर। जब आप यूट्यूब पर डालेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां आप चाहें तो डे 1 से लेके डे 100 तक के वीडियो को फॉलो कर लें, चाहें तो आप सब प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में आप सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखें, मैटर देखें और उससे पढ़ाई करें।
कहने का मतलब है डे 1 से लेके डे 73 तक पूरा मैटर आपको दिया गया है PCSJ, यूपी PCSJ या UPSJ मेंस का। फिर उसके बाद डे 74 से लेकर डे 94 तक 2022 के सारे वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हमने दिए हैं, जो लीडिंग जजमेंट्स हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बनेगा, वो सारे जजमेंट्स हमने दे दिए हैं। उसके बाद डे 94 के बाद जजमेंट भी हो गए। फिर डे 95 से हम आपको जजमेंट राइटिंग सिखा रहे हैं। पहले 95 और 96 में हमने क्रिमिनल प्रोसीजर की जजमेंट राइटिंग लिखाई है, जिसमें जजमेंट लिखना सिखाया है। चाहे वो पहले हमने दोष सिद्धि का मैटर सिखाया है आपको, फिर आपको दोष मुक्ति का ऑर्डर लिखना सिखाया है। फिर आपको डे 97 और डे 98 में हमने सिविल प्रक्रिया संहिता के जो मैटर बताए हैं, जजमेंट राइटिंग बताई है, सिखाई है। अब आज डे 99 है, जिसमें हमने सिविल प्रक्रिया संहिता का और IPC का दोनों का देख रहे होंगे आप, मिला जुला रूप आपके सामने पेश किया है, जिससे आप आवेदन, एप्लीकेशन या कोई भी मैटर आए, ऑर्डर, छुटपुट मामले भी आते हैं, उनको लिखना सीख गए होंगे। अब आपका आखिरी डे है, कल डे 100 है, जिसमें हम आपको मिसलेनियस बातें पढ़ा के टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। फिर इस डे के बाद हम आपको रैपिड रिवीजन की एक सीरीज़ दे देंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक हफ्ता बचेगा, तो लगभग हर सब्जेक्ट को 1 घंटे के अंदर अंदर हम आपको रिवीजन करा देंगे। कहने का मतलब है हर सब्जेक्ट की एक हम आपको वीडियो देंगे, जो पूरा सब्जेक्ट आप यूट्यूब पे वीडियो चलाएंगे, 1 घंटे में पूरा सब्जेक्ट आपका हम रिवाइज करा देंगे। सारी इम्पोर्टेंट धाराएं आपको समझा के सिखा देंगे। तो उन वीडियोस को भी आप फॉलो करिएगा, जो कि डे 100 के बाद एक सीरीज़ में हम आपको देने जा रहे हैं, जिसका नाम ही होगा रैपिड रिवीज़न। ठीक इस तरह से ये मैटर कंप्लीट है। हम बार बार कह चुके हैं कि ये मैटर कंप्लीट है, इसलिए आप सबको ये मैटर शेयर करिए, जो भी आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी PCSJ की कर रहे हो, UPHGS की कर रहे हो, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जजमेंट राइटिंग हर मेंस में आता है, चाहे PCSJ कहीं का भी हो, चाहे HGS कहीं का भी हो, जजमेंट राइटिंग सबके लिए ज़रूरी है। तो सबको शेयर करिए। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।